हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम आप लोगों को 2018 के जो फर्स्ट पेपर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसका पूरा सोल्यूशन आपको अवेलेबल कराएंगे। क्योंकि 2-3 लोगों ने कहा था कि मैम इसका प्लीज़ करवा दीजिए, तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन स्टार्ट करी हूँ। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइस जैसे कि 2018 के हैं। तो गाइज़, अगर आपके पास 2018 का पेपर नहीं है प्रीवियस ईयर का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो गाइज़, जैसे कि उसमें पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से थे। तो फॉर्म ऑफ एजुकेशन पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट टाइप का है, जिसमें जो 4 नंबर का है, जो 4 नंबर का 8 क्वेश्चन रहता है। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, यानी फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जिसको हम एजेंसीज ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि उसमें फॉर्म ऑफ एजुकेशन में हम लिखते हैं फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ये शिक्षा के अभिकरण का अर्थ एवं परिभाषा है, यानी कि आप शिक्षा के अभिकरण को नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा गया है फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो आप डायरेक्ट बताएंगे 3 फॉर्म होते हैं इसके, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। इसके आप जहाँ अभिकरण है इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। फिर औपचारिक शिक्षा को डिफाइन करेंगे, अनौपचारिक शिक्षा को डिफाइन करेंगे, फिर निरौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब जैसा कि गाइस, इसमें औपचारिक शिक्षा के बारे में पूरा अच्छे से डिफाइन किया गया है कि औपचारिक शिक्षा जो होती है तो इसमें स्कूल में जाना पड़ता है। यहाँ बच्चे का हर एक चीज़ फिक्स रहता है, निश्चित टीचर होते हैं, निश्चित समय में किया जाता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, इस तरीके से होता है। और औपचारिक शिक्षा की ये विशेषताएँ हैं। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका मतलब लिख सकते हैं या अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अनौपचारिक शिक्षा, यानी इनफॉर्मल एजुकेशन। इसमें भी पूरा यही, इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है, यानी कि पहले से ना समय निर्धारित किया रहता है, ना निश्चित टीचर होते हैं, यानी कहीं से भी बच्चा सीख सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए विद्यालय की व्यवस्था जानबूझ कर केवल इसलिए की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त कर सकें। वे साधन या माध्यम जिनका जानबूझकर आयोजन नहीं किया है, किंतु अपने मूल रूप में ही रहकर अनुभव प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में खड़े नीम के पेड़ को देखकर हम अनुभव प्राप्त करते हैं कि नीम के पेड़ का आकार, पत्तियों, फूल व फलों का आकार व रंग रूप कैसा होता है। इसी प्रकार हम अपने भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में करोड़ों ऐसे साधन व माध्यम पाते हैं जो हमें प्रतिदिन अनेक अनुभव प्रदान करते हैं। ये साधन शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं जो हमें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। परिवार, जैसे परिवार में रहता है तो इनफॉर्मल यहाँ भी है कि हम परिवार में रहकर स्वाभाविक तरीके से सीख लेते हैं, सहज तरीके से सीख लेते हैं। इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है कि हमें कितना सीखना है, यानी पाठ्यक्रम टाइप का कि हमें बस इतना ही सीखना है परिवार से, ये इस टाइप का नहीं रहता है बाउंडेशन। इसमें हम कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, ये रहता है। अब इसकी ये विशेषताएं हैं, तो आपको इतना जितना इसमें हम दिखा रहे हैं इतना पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का रहता है, तो इसी तरीके से आपको लिखना रहेगा। फिर उसके बाद ये इसके उद्देश्य हैं। तो आप केवल औपचारिक, जैसे कि शिक्षा, उसको पहले थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि औपचारिक शिक्षा है क्या, फिर उसके बाद ये विशेषताएं लिखना है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं जाना डीपली। फिर गाइस, उसके बाद थर्ड है कि निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यह शिक्षा जो है ये तीसरी शिक्षा है। जैसे कि फर्स्ट था औपचारिक शिक्षा, तो इसमें जो इन्वायरमेंट था पूरा हर एक चीज़ उसमें कंट्रोल में था, मतलब बहुत ज़्यादा नियंत्रण में था। और इसके ठीक अपोजिट अनौपचारिक में था, यानी इसमें कुछ कंट्रोल में नहीं था, सब एकदम स्वतंत्र तरीके से था। बच्चे इसमें परिवार से सीखते हैं, अपने सोसाइटी से सीखते हैं, टेलीविज़न से सीखते हैं। और फर्स्ट था जिसमें स्कूल जाकर सीखते हैं, इसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित टीचर से सीखते हैं, निश्चित कंटेंट सीखते हैं। और फिर निरौपचारिक शिक्षा जो होता है ये औपचारिक और अनौपचारिक से बिल्कुल हटकर है। इसमें जैसे कि दूरवर्ती शिक्षा, पत्राचार शिक्षा जो किया जाता है, तो ये सब रहता है, यानी इसमें नियंत्रण भी रहता है और स्वतंत्रता भी रहती है, दोनों साथ साथ चलती है। फिर गाइस, जैसा कि इसमें है, तो इसमें यानी बच्चा जो है वो दूर रहकर भी शिक्षा कर सकता है। और फिर इसमें आयु की, जैसे कि इसमें लिखा गया है, आयु, स्थान, शिक्षण विधि आदि के क्षेत्र में विद्यार्थी पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है, किंतु पाठ्यक्रम, परीक्षा जैसे क्षेत्र में नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए खुले विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा है, क्योंकि इसमें शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की भी व्यवस्था है।
और इसकी व्यवस्था है जैसे कि निश्चित पाठ्यक्रम तो रहेगा, यानी ये नियंत्रित है, लेकिन किस आयु को मतलब कोई कौन से एज में है और कौन से स्थान से, किस स्थान से है, या कौन सी टीचिंग मेथड का यूज़ कर रहा है, तो ये सबके लिए वो फ्री है। तो फ्री यहाँ पर नियंत्रण में भी रहकर और अनियंत्रण यानी स्वतंत्र और नियंत्रण दोनों से रहकर ये शिक्षा प्राप्त करता है। तो निरौपचारिक शिक्षा एक तरीके से हो सकता है कि ये औपचारिक और अनौपचारिक के योग से बना है। तो गाइस, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षा के जो साधन है या शिक्षा एजेंसीज ऑफ एजुकेशन पूछ ले या फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर गाइस सेकंड क्वेश्चन था कि प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, यानी जो एंशियंट टाइम था, तो वो उस टाइम जो इंडिया था यानी हमारा जो भारत देश है, इसका जो एम या ऑब्जेक्टिव्स था तो क्या था। तो जैसा कि गाइस इसमें है कि भारत में शिक्षा उद्देश्यों की परंपरा, यानी पहले प्राचीन समय में क्या परंपरा थी, तो इस तरीके से यहाँ से भी आप पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आप यहाँ थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा में धार्मिकता पर विशेष बल दिया गया। धर्म और शिक्षा में पूर्ण समन्वय किया जाता था। व्यक्ति और समाज का संपूर्ण जीवन धार्मिक आदर्शों पर आधारित था। धर्म का अर्थ विस्तृत रूप से लिया जाता था। इसके अंतर्गत चारित्रिक, सामाजिक और आर्थिक सभी कार्य आ जाते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मबोध, सत्यानुभूति यानी सत्य की अनुभूति करना, मोक्ष प्राप्ति, चरित्र निर्माण आदि था। इनकी प्राप्ति का साधन धर्म मार्ग, यज्ञ, जप, तप, मनन, योग, निधिध्यासन आदि बताए गए। वर्ण व्यवस्था के युग में वर्ण के अनुसार शिक्षा प्रदान करना उद्देश्य था, यानी जैसे कि उस टाइम ये भी था हमारे भारत देश में कि जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन ये बहुत गलत बात थी पहले के समय में, बट अब ऐसा नहीं है, अब सबको शिक्षा का अधिकार है। बौद्ध काल में अहिंसा और शांति के पथ पर चलना शिक्षा का उद्देश्य था। अहिंसा और ये बहुत बौद्ध काल में बहुत अच्छी बात कही गई थी कि अहिंसा और शांति के पथ पर चलना यही शिक्षा का उद्देश्य था। तो जैसे बौद्ध पीरियड था, बुद्धिस्ट पीरियड जिसको कहते हैं, और मुस्लिम कालीन शिक्षा, फिर उसके बाद जैन कालीन शिक्षा, तो इस सब में इनके अलग अलग उद्देश्य थे। जैसे बौद्ध काल में था कि अहिंसा परमो धर्मा, इसमें इस वर्ड पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, यानी अहिंसा यानी जीवों पर हिंसा न करना सबसे बड़ा धर्म है। मध्य युग में शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक जीवन व्यतीत करना ही रहा। मुसलमानों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। अब गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शिक्षा का क्या उद्देश्य था प्राचीन समय में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बाद में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में इतना बड़ा हर एक चीज़, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो इस तरीके से हम आपको ये पूरा मतलब इसका कंटेंट प्रोवाइड करवा दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है। अब पॉइंट वाइज में हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि शिक्षा के वेरियस एम्स क्या थे, तो इस तरीके से हम पॉइंट में लिख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एम, सोशल एम, वोकेशनल एम, मोरालिटी एम, नॉलेज एम, और सिटीजनशिप में को मतलब ट्रेंड करना, और फिजिकल डेवलपमेंट एम, कल्चरल डेवलपमेंट, द कंप्लीट लिविंग एम, हारमोनियस डेवलपमेंट एम, अडेप्टेशन ऑफ सिचुएशन एम, यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम यानी अवकाश समय का सदुपयोग। और गाइस जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो उसमें जैसे कि हम फॉर्म बताए थे फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, तो वो जैसे कि अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ये जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट वाइज है कि नियमित तथा अनियमित शिक्षा अथवा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, यानी ये एक पॉइंट अलग से है, ये पॉइंट है, इसके साथ साथ और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, इस तरीके से। फिर है वैयक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा यानी इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एजुकेशन। फिर है सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा यानी जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन। तो इस तरीके से या आप लिख सकते हैं कि इसके फॉर्म्स कौन कौन से हैं। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है कि शिक्षा समाज से किस प्रकार से संबंधित है, यानी जो एजुकेशन है उस सोसाइटी से उसका रिलेशन कैसे है, इसके बारे में। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि शिक्षा व समाज में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। भौतिकवादी समाज, आदर्शवादी समाज, प्रयोजनवादी समाज, तो पूरा अच्छे से आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अगर गाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन होता तो आप समाज का शिक्षा पर प्रभाव, फिर शिक्षा का समाज पर प्रभाव लिख सकते हैं। शॉर्ट में थोड़ा अगर थोड़ा बहुत एक दो हेडिंग या केवल हेडिंग डालकर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप जैसे कि समाज का शिक्षा पर प्रभाव है तो समाज की भौगोलिक स्थिति और शिक्षा, समाज की संरचना और शिक्षा, राजनीतिक दशाओं का प्रभाव, समाज की संस्कृति और शिक्षा, आर्थिक दशाओं का प्रभाव और शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन, थोड़ा पॉइंट वाइज कर सकते हैं। फिर गाइस इसमें है शिक्षा का समाज पर प्रभाव, शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा द्वारा समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण, सामाजिक विरासत का संरक्षण, शिक्षा द्वारा समाज का राजनीतिक विकास, फिर सामाजिक भावना की जागृति, शिक्षा व समाज की आर्थिक स्थिति। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज कर सकते हैं। अब फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त उदाहरणों के साथ सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित कीजिए। यानी जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इसको उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से डिफाइन करना है। तो आप यहाँ से पहले सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है यानी सामाजिक स्तरीकरण क्या है इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद इसकी विशेषता को लिखें। अब जैसे कि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से लिखना है तो अगर हमारे बुक में उदाहरण नहीं दिए गए हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ऐड। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं तो उदाहरणों के माध्यम से उदाहरण इसमें जैसे हो जाएंगे सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी, और फिर उसके बाद सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, विभिन्न स्तरों में विभाजन, डिवीजन एट वेरियस स्टेप्स, सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल प्रेस्टीज, गतिशीलता, मोबिलिटी, परस्पर संबंधता, म्यूचुअलिटी, कनेक्टेड। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। और फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ई, इसमें है अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं, यानी डाइवर्सिटी में कैसे यूनिटी है इससे क्या समझते हैं। तो आप इसको अपने लैंग्वेज में जैसा कि अभी समझते हैं और अपने देश में देखते भी हैं कि कैसे हमारे देश में अनेक जाति, धर्म, लिंग या इन सब के आधार पर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, फिर भी हमारे देश में एकता है। अरे दंगे कभी कभार हो जाते हैं फिर भी, लेकिन शिक्षा के माध्यम से कैसे एकता स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इस तरीके से बहुत सारे कोटेशन भी कहे जाते हैं। तो इस तरीके से हमें इसमें डिफाइन करना रहेगा कि राष्ट्रीय जो हमारा भारत देश है कैसे अनेकता में भी एकता को स्थापित किया हुआ है। और ये भी कहा जाता है दूर दूर पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय एकता का अर्थ यानी थोड़ा सा इसमें से भी आप हिंट ले सकते हैं क्या कैसे लिखना है। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्शवाद यानी जो आइडियलिज्म है इसकी शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधियां क्या हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाना, आत्मानुभूति का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना, फिर सत्यम, शिवम तथा सुंदरम को विकसित करना, सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा स्थानांतरण, फिर उसके बाद है मूल प्रवृत्ति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। फिर उसमें इसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना, यानी आदर्शवाद में यही सब उद्देश्य हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो धारा 45 है कि उसकी व्याख्या करनी है, यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो गाइज इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, तो ये अनुच्छेद 21 यानी जो आर्टिकल 21A है उसमें भी कहा गया है और आर्टिकल 45 में कहा गया है। तो अगर आपको आर्टिकल 45 के या 21A के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि पहले अनुच्छेद 45 में यह निर्देश था कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को 14 वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क यानी फ्री व कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रयास करेगा। बट 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद रखा गया। यह अनुच्छेद यह उपबंधी करता है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल यानी प्री चाइल्डहुड के देख रेख व शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 45 में संशोधन की यानी अमेंडमेंट किया गया था कि फिर उसके बाद इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि नए अनुच्छेद 21 का द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार
बना दिया गया क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है वो अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर गाइज उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद की मानव निर्माण शिक्षा क्या है, यानी ह्यूमन को बिल्ड करने की जो एजुकेशन की ये बात करते थे तो वो क्या है। तो गाइज जैसे कि फर्स्ट पेपर में 3 शिक्षाविदों की बात की गई है कि उनके अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है, जैसे कि गिजुभाई वधेका और स्वामी विवेकानंद और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी, जिन्होंने बेसिक शिक्षा की बात करी थी। फिर गाइज जैसे कि स्वामी विवेकानंद का जो उद्देश्य था यानी मानव निर्माण करने का, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य, फिर सेकंड है शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, फिर उसके बाद है नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, फिर चरित्र निर्माण का उद्देश्य, आत्मविश्वास, श्रद्धा एवं आत्मत्याग की भावना का उद्देश्य, फिर विभिन्नता में एकता की खोज का उद्देश्य, फिर लास्ट है धार्मिक विकास का उद्देश्य। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो गाइज जैसा कि इसमें शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन थे जो 4 नंबर के थे वो कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वाले में जब सेशन लूँगी तो आप लोगों को जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसके भी आंसर अवेलेबल करा दूँगी। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।